Hello everyone, welcome to my very first episode of Leadership Deck. Today I have with me as my first guest Commander Naveen Pandita, who is alumnus of RIMC Dehradun, also NDA Khadakwasla and DSSC Wellington. He has commanded a warship, he has commanded an air squadron and now has beautifully transitioned to civil aviation. Welcome to you, sir. Thank you so much. Honor. It's a pleasure being with you on this couch. I'm super excited to have this chat with you, sir. Let's begin our conversation with my first question. Yeah, I'm ready. जब आप 2 साल के थे सर, तो आपका डायग्नोसिस हुआ था जिसमें ये पता चला कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. तो हाउ डिड दिस शेप अप योर एंटायर चाइल्डहुड? कैसे आपका चाइल्डहुड डिफरेंट था? Okay, it was not at 2 जब डायग्नोस हुआ था मेरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम. 1 साल लगा almost, you know, initially जब एक दिन when I got up in the morning and I saw my parents saw कि हमारे बेटे का, हमारे घर के लाडले का फेस सूजा हुआ है, उसकी टांगें सूजी हुई. You were the only one? Yeah, I was the third child. Third child and only son. Only son. So ऐसे normal middle class families में करते क्या हैं लोग? They immediately take you to the nearest clinic. और ये हम बात कर रहे हैं 1982-83 की. So डॉक्टर ने कुछ दवाई दी होगी, which I don't know कि क्या दवाई दी थी. But that puffiness in your face and in the limbs वो कम नहीं हुआ. वो कम नहीं हुआ. And it was 1 साल के बाद exactly जब मेरे पेरेंट्स ने they took me to शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो श्रीनगर में था. श्रीनगर. हाँ. तो वहाँ पे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, अच्छे डॉक्टर्स थे उस टाइम पे एंड दे डिटेक्टेड कि योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम. हॉस्पिटल श्रीनगर में था? हाँ, हॉस्पिटल श्रीनगर में था. और मेरे डैड की तब पोस्टिंग थी अच्छाबल. अच्छाबल इज अ टाउन, स्मॉल टाउन व्हिच इज फार अवे फ्रॉम श्रीनगर. तो एक बार जब शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट में डायग्नोज हो गया, उसके बाद मेरी जिंदगी में रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती गई. अच्छा. So 3 साल से 6 साल की उम्र तक the restrictions were so much so कि ना तो टॉफी खाई, ना चॉकलेट खाया, ना कैंडीज खाया, अलाउड नहीं था बेसिकली. वो एज जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा पैम्पर होते हैं, उस एज में आपसे वो सारी चीजें छिन गई थी जो बच्चों की फेवरेट्स होती हैं. So इतना ही नहीं था, यही सब नहीं था. जैसे बच्चे दे गो टू अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं या सर्कस में चले जाते हैं, थिएटर जाते हैं, मूवीज देखते हैं. तो मेरा जो इनिशियल चाइल्डहुड था, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आई एंगेज्ड इन रिलीजियस टूरिज्म. मैं सारे मंदिरों में गया, पीर दरगाह में गया एंड मेडिकल टूरिज्म. सारे हॉस्पिटल कश्मीर के जितने भी थे, सारे हॉस्पिटल में अपना पर्ची कटवा के ले आया. अच्छा. सो ये चाइल्डहुड ये सब हो रहा था और खाने को अलाउड नहीं था. एंड बिगेस्ट थिंग, आई वाज होम स्कूल्ड. I was not allowed to go to school because मेरा majority time hospitals में निकलता था. टेस्ट होते थे, मेरे आर्म्स पे सिरिंजेस के मार्क्स हुआ करते थे. अच्छा. और ये सब सुबह जब आदमी अपना चेहरा आईने में देखता था, it used to be a bloated face और बॉडी पूरी bloated होती थी. तो काफी पेनफुल रहा होगा. Not only painful, it hit my self-confidence. I never liked to get myself photographed. And I didn't even like to look in the mirror. जबकि उस एज में you know how kids behave, funny faces बनाते हैं, frames के सामने किसी भी कैमरा कोई भी ऑन कर दो तो उस कैमरा के सामने ले आते हैं. But generally I was aloof. So मेरे कुछ ही फ्रेंड्स थे, मेरी सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर्स और मेरे पेरेंट्स. घर का एनवायरनमेंट भी बड़ा अजीब सा हॉस्पिटल टाइप का हो गया था. सबको पता था कि मेरी दवाई कौन सी है, कहाँ रखी है, किस टाइम पे क्या देना है. एंड ट्रस्ट मी कि जहाँ लोग कैंडीज खाते खाते थकते नहीं थे, देयर यूज्ड टू बी 12 pills which I used to eat at a time. And not only this, the other thing I remember, डॉक्टर्स ने मेरी मॉम डैड को बोला था कि अगर ये लड़का आपका 5 feet 3 inches से ज्यादा लंबा हो गया तो आपको बहुत ही खुशकिस्मत होंगे आप. बट जनरली इसका हाइट उतना ही रहेगा क्योंकि जो हम इसको दवाइयां अभी कंज्यूम कर रहा है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू इवन ग्रो बियॉन्ड दैट. आपकी ग्रोथ स्टंट कर सकती थी. एंड एक और फनी चीज है, उन सारी दवाइयों में से एक दवाई थी डायूरेटिक्स.
वो आदमी खाता था तो उसके बाद वन यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम फ्रीक्वेंटली। उससे आपका फेस थोड़ा, जो आपका ब्लोटिंग है वो थोड़ा कम हो जाता था, आपके लिम्स थोड़े कम ब्लोट होते थे, स्वेलिंग कम हो जाता था, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट यूज्ड टू ड्रेन आउट ऑफ मी वाज नॉट फनी। When I have after consuming half a pill of that diuretic, आदमी के पास वो हिम्मत ही नहीं रहती थी कि आदमी बाहर पार्क में भी खेलने चला जाए। बस एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और वो मेरी जिंदगी का आई थिंक एक बहुत ही अटूट अंग है, इफ यू कॉल इट दैट वे, वो था एक चिनार ट्री। और वो चिनार ट्री हमारे घर के बागीचे में बाहर, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो वो चिनार ट्री मेरी जिंदगी का एक अभिन्न अंग, इफ यू कॉल इट दैट वे। आई नो। सो उस चिनार ट्री की सिग्निफिकेंस ये थी कि जब रोज सुबह मैं दीदियों को देखता था अपने स्कूल जाते हुए, उनके पास यूनिफॉर्म हुआ करती थी, स्कूल की बुक्स हुआ करती थी, तो मेरा काम क्या होता था? मेरा काम होता था कि उस चिनार ट्री की एक कुर्सी लगी होती थी, उसके नीचे उस पे जाके लेट जाना एंड सोak up the sun the whole day till the time I used to be called for lunch। तो आपका एक अटैचमेंट हो गया था उससे? वो चिनार ट्री मेरा दोस्त बन गया था। और उस चिनार ट्री को मैंने 1-2 साल देखा है। आई हैव सीन ऑल द सीजन्स। नाउ चिनार ट्री को इफ यू नोटिस, चिनार ट्री एक तो इरेक्ट रहता है हमेशा, कभी बेंड नहीं होता है, और उसकी जो पत्ते हैं इट कीप्स चेंजिंग कलर्स एवरी सीजन, and every time you see it in every season it gives a different beautiful appearance, and one would like to photograph that tree and तो मेरी लाइफ की आधी इंस्पिरेशन, if you ask me at that talent, that added color, हाँ वो कलर ऑटम में जो कलर था उन लीव्स का, वो एक अलग कलर मेरे को ऐड कर देता था। देन विंटर्स का एक अलग कहानी था, स्प्रिंग का एक अलग कहानी था। So I think my life over a period of time, I think I did relate to that chinar tree for a long time. And जो मेरा, I don't know आपको पता है कि नहीं, मेरा जो Instagram handle भी है, हाँ, वो from the shadows of चिनार ही है। हाँ, I was wondering, and I think down the line, I think आप बुक भी लिख सकते हैं उसके बारे में। है, I'm already writing a book from the shadows of चिनार। That's fantastic, sir। अब यहाँ तक आप 6 साल तक आपकी ये जो जर्नी चली, I believe काफी कठिन था, जहाँ पे बच्चे चॉकलेट खाते हैं और कैंडीज खाते हैं और पैम्पर्ड होते हैं, वहाँ पे आपके पास इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। और 6 साल तक हुआ ये सारा चीज़, उसके बाद फिर स्कूल वगैरह शुरू हुआ, वो जर्नी कैसे रही फिर? 6 साल तक ये चलता रहा। उसके बाद मुझे फिर से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ले आ गया, और उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली भी लिया गया। मेरी 2 बायोप्सीज हुई, एंड इन दीज 2 बायोप्सीज दे कंफर्म्ड दैट द इन्फेक्शन इज रिड्यूसिंग एंड द चाइल्ड इज स्टार्टेड getting better with over the last 4-5 years. So mom dad अभी तक जो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा कभी स्कूल जाएगा भी नहीं, so they took advice from the doctors. They said can we send him to a school? तो पहुंच गए हम, उन्होंने एडमिशन करा दिया जहाँ मेरी सिस्टर्स पढ़ती थी श्रीनगर में, तो वहाँ पे मेरा उन्होंने एडमिशन करा दिया। So home schooling up to the age of 6, and I remember कि first grade was my first formal schooling of my life. How was your first day? What was the feeling like? कैसा महसूस कर रहे थे आप जब आप स्कूल में थे? 6 साल की उम्र के बच्चे को इतना कुछ याद रहना मुश्किल है, बट यस इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि मुझे, बट वो पहला दिन बहुत स्पेशल होता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मुझे याद है, एंड आई थिंक उन्हें भी याद रहेगा। हमारे पास फोटो है, वीडियोस भी हैं कुछ, तो काफी स्पेशल टाइम होता है वो। I completely agree with जब आप अपने कंफर्ट से, पेरेंट्स के कंफर्ट से और अपने लोगों के कंफर्ट से निकल के आप बाहर की दुनिया में पहला कदम रखते हैं, पहला दिन होता है उसका। तो मेरे लिए एक्चुअली आई वाज लॉन्गिंग कि मैं कभी तो स्कूल जाऊंगा, मैं भी तो कभी यूनिफॉर्म पहनूंगा, मेरे भी तो फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ मैं अपनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कहानी नहीं शेयर करूंगा, कोई और अच्छी कहानियां शेयर करूंगा। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन के मुझे लग रहा था कि आई हैव जस्ट अराइव्ड, और मेरी जिंदगी शायद अब एक नॉर्मलसी की ओर जा रही है। बट हाँ, जब स्कूल गया था मैं, तो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था डिस्कस करने का।
क्योंकि मैंने आज तक कभी बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं किया था। मेरे ये कैंडी खाई है क्या, ये किया है क्या, ये टॉय और बहुत सारी चीजें होंगी। ये टॉपिक्स तो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। हाँ, मेरे पास एक टॉपिक जरूर था, क्योंकि मैं कॉमिक्स पहले से ही पढ़ता था, तो आई थिंक कॉमिक्स वाज वन थिंग व्हिच आई एंगेज्ड विद अदर चिल्ड्रन ऑन। उसके अलावा ये पहला जो 1 साल था, आई थिंक इट वाज आई वाज इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल स्टिल, बट यस बायोप्सीज ने सिंस कंफर्म कर दिया था, तो मेरी मेडिकेशन थोड़ी कम हो गई थी। डायूरेटिक्स अब मुझे नहीं मिलते थे। और यस, अब जब मैं सुबह उठता था तो मुझे एक नॉर्मल सा चेहरा दिखता था आईने में, तो माय कॉन्फिडेंस वाज स्लोली गेटिंग बैक टू मी। पढ़ाई लिखाई में मॉम डैड ने मेरे बहुत मेहनत करी थी, मेरी सिस्टर्स ने मेरी बहुत मेहनत करी थी होम स्कूलिंग करते हुए। तो their hard work paid off, you know. I stood first in my class in my first grade. Wow. So I think उसने मेरी कॉन्फिडेंस को और थोड़ा बिल्डअप किया। और आई थिंक आप क्लास 4 तक और मैं सपने देखने लग गया। अच्छा, वाव। तो सर यहाँ तक आपकी जर्नी चली, आप क्लास 6 तक, आपने क्लास 4 तक आई बिलीव आपने स्कूलिंग किया श्रीनगर में, कश्मीर में, और उसके बाद आप फिर जम्मू आए। वो क्या फेज था, क्या सिचुएशंस थी कि आप जम्मू आए, और वो जर्नी, जस्ट टेक अस थ्रू दैट एंटायर एक्सपीरियंस। ओके, सो मेरी जिंदगी खुशी, ये जो नॉर्मल सी वाला पीरियड था, ये कुछ 3-4 साल चला। सो फ्रॉम 1st to 4th grade, उसके बाद वी स्टार्टेड सीइंग सम टेलटेल साइंस एज एन, यू नो, अगर मैं एक छोटे बच्चे की तरह आपको बता दूं कि उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरी ममा जो हैं, वो जब शी वाज अ टीचर, वो बिंदी लगा के स्कूल कभी नहीं जाती थी। अच्छा। और यू नो, कश्मीरी औरतें जो मंगलसूत्र डेजूर अपने कान में पहनती हैं, वो लगा के, वो भी लगाना उसने बंद कर दिया था। पूछा था मैंने, आई आस्क्ड हर कपल ऑफ टाइम्स कि क्या हुआ है, यू नो, वेयर इज योर बिंदी एंड वेयर इज योर डेजूर। शी डिडंट गिव मी अ क्लियर कट आंसर टू इट। मेरी सिस्टर्स, उनको भी बोला गया था कि जब स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, तो यू नो थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेरी जिंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज उस टाइम पे हुआ था कि स्कूल की फ्रीक्वेंसी खुलने की कम हो गई थी। पहले तो हम मंडे टू सैटरडे स्कूल जाते थे, अचानक अभी हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन हम स्कूल पहुंचते थे। वहां वो बोलते थे, कौन सा पीरियड था सर? 19 ये है था बिटवीन 88-89। सो इस पीरियड में स्कूल बंद होना, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मैं एक तो स्कूल पहले ही लेट शुरू किया था, और मैं अपना स्कूल एंजॉय कर रहा था। यू नो, आई वाज इंटरेक्टिंग विद पीपल, दोस्त बन गए होंगे, मेरे पास टॉपिक्स थे बात करने के थे, और धीरे धीरे कभी कभी गलती से एक आधा कैंडी भी खा लेता था मैं आजकल। तो मेरी जिंदगी में नॉर्मलसी आ गई, और ये नॉर्मलसी ज्यादा देर चली नहीं। अब ये टेलटेल साइंस मैंने आपको सुना लिए। तो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड वाज, डैड वेंट आउट एट अराउंड 7:30 इन द इवनिंग। ये दिस इज, आई एम टॉकिंग ऑफ विंटर्स ऑफ 1989, December 89। He went out around 7:30 और 10:30 बजे वापस आते हैं, बोलते हैं अपना बैग पैक करो। Now all of us were surprised as kids कि बैग पैक करो, मतलब what is next, what is an offering for us? He says तुम्हें पता है ऑलरेडी कि हमारे घर के you know शीशे हर दूसरे दिन पथराव से टूटते हैं, एंड आपको गली कूचों में आपको गोलियों की आवाज भी सुनाई देती है। और उन्होंने भी ये इफेक्टिवली ये घर का एक SOP टाइप का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया था। हाँ। कि पथराव हो रहा है हमारे घर पे या गलियों में कहीं गोलियों की आवाज, तो सारी लाइटें ऑफ करके हम पीछे वाले कमरे में जाके सारे बैठ जाते थे। अच्छा। अब इस बैकड्रॉप में डैड रात को 10:30 बजे आना, बोलना कि यू नो अपना बैग पैक करो। सबको बोला अपना अपना एक ये तुम्हारा बैग है, अपने अपने एसेंशियल आइटम्स जो हैं तुम्हारे जिंदगी के वो उठा। तो बोलते ना वो खुशियां जो मेरे पास थी पिछले 4 साल से, आई थिंक वो खुशियां सडनली गायब हो गई मेरी। एक बैग में मैंने अपने जितने भी कपड़े थे डाल दिए थे। सिस्टर्स ने ऐसा ही किया, मॉम डैड ने भी यही किया, और बोला चलो 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 चलो। एक बस उन्होंने हायर करी थी। वो जब बाहर गए थे तो दे हैड स्पोकन टू अदर पीपल एंड ऑल ऑफ देम कंबाइंड हैड हायर्ड अ बस। बाहर ऐसा माहौल था, बाहर ऐसा माहौल था, इतना टेंस्ड माहौल था। सो बस आई, रात को 12 बजे हम सब फैमिली अपना एक एक बैग लेके बैठ गए उस बस में। पहले तो हमें खुशी हो रही थी कि शायद हम वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं पापा घुमाने लेके जा रहे हैं, बट देन यस थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि हालात ठीक नहीं है। स्कूल बंद हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, पथराव हो रहे हैं, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट वी फेल्ट दैट वी वर नॉट सेफ।
So it's time, you know, to move out of this place. So बस में बैठ के रात के 12 बजे we left Kashmir and we didn't know कि ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा पीरियड है कि we are leaving Kashmir forever and we will not return here after to this same house and you know that kind of a feeling. You had your own house, your own land and everything. अपना house था, land था. Did you ask your father क्यों? ये सब सवाल उस टाइम पे शायद एक 8-9 साल के लड़के का उतना एक्यूमेंट नहीं था कि क्यों, बट हाँ इतना पता था कि वन कुड सेंस कि चीजें नॉर्मल नहीं हो रही. लाइक यू नो देयर वर कॉन्वर्सेशंस बिटवीन माय मम एंड डैड और मेरे पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स which we were not privy to it because we were children and we were told to be, you know, kept we were always kept away from it, so that they didn't want this influence on our, you know, young minds at that point of time. I was 10, my sisters were, both of them were teenagers that time, so you know, you can understand you cannot let this tension seep into children of that age. I think they were mature enough that they didn't even let us know. They took this decision at the right time. Right time, yeah. अच्छा, तो अब आप सभी लोग अपना अपना बैग पैक करके बस में बैठ के आप लोग जम्मू आ गए. जम्मू में क्या हुआ, कैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ी, एंड कैन यू टेक अस थ्रू ऑल दैट, कैसे सेटल हुए? So, अभी तो मुझे हंसी आ रही है ना, अभी बहुत ही एक यू नो स्टोरी टाइप का लग रहा है, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, फॉर्चुनेटली फॉर अस, उन्होंने 72 में जम्मू में एक छोटा सा घर बनाया था. 4 कमरे थे और उसको वो यूज करते थे कि विंटर वेकेशन के लिए, जब कश्मीर में ठंड पड़े और स्कूल वगैरह बंद हो जाएं, तो तब वो वहाँ जम्मू जाते थे. तो हम लकी थे, हमें पता था, हमें एड्रेस पता था कि हम जम्मू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. But trust me, I think we are not even 1% of the total Kashmiri families who left Jammu that time who actually knew that they're going to have a roof over their head. Oh. So people stayed in, you know, relief camps. People stayed in tents. While the government was still coping up with, you know, re-establishing people. अगर majority of Indians do not know कि जम्मू और कश्मीर में क्या फर्क है. जम्मू और कश्मीर दोनों एक ही स्टेट के पार्ट हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. जम्मू का टेम्परेचर्स, जम्मू की ज्योग्राफी और कश्मीर की ज्योग्राफी में जमीन और आसमान का फर्क है. अच्छा. कश्मीर इट स्नोज, जम्मू इट डजंट स्नो. एंड majority of Indians who travel to Jammu, they go to a place known as वैष्णो देवी. They go up to Katra. उसके बाद की कहानी उनको नहीं पता है. और जो लोग टूरिस्ट जो कश्मीर जाते हैं वो जम्मू कभी नहीं आते, क्योंकि वो कश्मीर से ही या तो फ्लाइट या ट्रेन लेके वापस चले जाते हैं. सो द टू प्लेसेस आर कंप्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दे स्पीक, द काइंड ऑफ ज्योग्राफी, द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स एट दीज प्लेसेस. सो समर्स में जम्मू में बहुत ज्यादा गर्मी होती और हम कश्मीरी जस्ट लाइक दिल्ली. तो हम कश्मीरी कश्मीर के उन वादियों में रहे हैं जहाँ टेम्परेचर हमने कभी 29-30 डिग्री से ज्यादा कभी देखा ही नहीं था. सो जम्मू में हीट आ गई. पहला, दिस आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट समर वी हैड आफ्टर माइग्रेटिंग टू जम्मू. फैन चलने लग गए, तब भी पसीने आ रहे हैं गर्मी से, यू नो, बुरा हाल हो रहा है. दैट वाज यू टॉकिंग अबाउट 89-90. सो ये 90s के समर की मैं बात कर रहा हूँ. And it was not only me and you know, my father and his family who had gone to Jammu. My father had 3 elder brothers, and there was my grandfather and there was my grandmother. So हम 20 लोग उस 4 कमरों में, वो जो घर बनाया था उसमें रह रहे थे, जिसमें 2 छोटे छोटे किचन थे और 2 फैमिलीज वो किचन शेयर करते थे. और मेरे पास कोई कमरा नहीं था. पहले जो कमरा मेरे पास कश्मीर में था, मेरे पास छत थी, छत पे एक मंजी लगा रखी थी और उस पे एक मॉस्किटो नेट लगा रखा था. गर्मी सर्दी मेरा बेड वहीं होता था, क्योंकि कमरे में किसी के सोने की जगह ही नहीं होती थी. They were filled and you know each family used to take turns कि आज मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर इनके कमरे में सोएंगे, आज इधर सोएंगे, आज इधर सोएंगे, because there was no place.
but I would still say that God was kind, and you know we were lucky to have a roof over our head. जो बेचारे बाकी कश्मीरियों के साथ जो उनकी हालत हुई है, जो उस समय वहाँ से जो उस समय यहाँ जम्मू आए, उनके पास ऐसा इस तरीके की कोई फैसिलिटी आप इमेजिन करो, आप 40 डिग्री के टेम्परेचर में एक टेंट में रह रहे हो, and especially for a person who's not used to that kind of temperature, who's not seen temperatures beyond 29 and 30 degrees centigrade. So हमने effectively summers के टाइम ऐसा लगता था कि सच्ची में हम जन्नत से उठ के हम वहाँ हमारे कपड़े कश्मीर में जो कपड़े होते हैं they generally either very warm or still warm. Even during summers you generally end up wearing your body generally covered with clothes. But here you used to go out in shorts, बनियान, ऐसी चीजें, बिकॉज उससे ज्यादा कपड़े पहनने का हमारे पास वो उतना हमारे को आदत नहीं थी इतनी गर्मी सहने की. वो अलग बात. अभी जम्मू में रेफ्रिजरेटर्स यूज हुआ करते थे, कश्मीर में हमने कभी रेफ्रिजरेटर यूज नहीं किया है. मटके में पानी रख दिया तो वही बहुत ठंडा हो जाता था, या बहते हुए झरनों से किसी ने, जो छोटे छोटे गांव थे वहां झरने थे, वो तो डायरेक्टली वहां से पानी लेते थे. बट इधर एक मटका रखना, क्योंकि फ्रिज तो था नहीं, उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सब लोग अपना काम वगैरह सब छोड़ के आए थे. But fortunately, another fortunate thing for us was that my mom and my dad both were government servants. So they used to get their pay even after coming to Jammu. But can you imagine, जो बेचारा वहाँ पे बिजनेस कर रहा था, जिसके पास सब कुछ छोड़ के, उसके पास जितना रेडी कैश उसके पास जितना भी अवेलेबल था, उसने अपने जेब में रख के ले आया होगा. 88-89 में बैंकिंग किस टाइप की थी, ऐसा तो था नहीं कि तुम जाके लोन ले सकते हो. करेक्ट. तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था. तो आपके एक बिजनेसमैन के गले में जितना पैसा है उसने वो उठाया, दुकान बंद किया, जेब में रख दिया और वो निकल गया. करेक्ट. So it was a really sad state of affairs for everybody. In fact, all Kashmiris, their lives were uprooted and they were disrupted to a large extent when they reached Jammu. So I have also seen that movie. I think this sounds somewhat similar to that movie. Is it? Kashmir Files you're talking about? Yeah. I agree with you. There's a lot of. It's around that. It's around that. It's around that. Same backdrop. Same backdrop. Yes. All right. फिर आपकी स्कूलिंग वगैरह वहाँ शुरू हुई? हाँ. कैसा रहा वो जर्नी? So 5th ग्रेड से मैं मॉम डैड ने मेरे को एक केंद्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया, और उसकी फीस हुआ करती थी 5 रुपया महीने की. एंड आई थिंक दैट्स वन गुड थिंग व्हिच हैपेंड दैट टाइम कि मेरी फीस 5 रुपए. सो द फाइनेंशियल बर्डन ऑन माय पेरेंट्स as far as me as a child was concerned was less, because my eldest sister had finished her 12th grade. Wow. And she was to be sent outside for higher studies, higher education, and the other sister was just about reaching her 10th 12th grades. So her education also had to be funded. I think वो एक अच्छी चीज हुई कि at least कुछ extent तक मैं उनका financial burden जो बचपन में मैंने उनसे पैसे खर्च करवाए हैं मेरी टैक्सियों, हॉस्पिटल बिल्स पे, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा वो मैं कॉम्पनसेट कर पाया. बट एक और चीज हुई यहाँ पे, जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया वो स्कूल मेन सिटी में नहीं था, ये के भी थोड़ा ये स्कूल थोड़ा रिमोट एरिया था. तो वहाँ पे अब आई शेयर विद यू कि मैं क्लास में फर्स्ट आता था, 97-98% ऐसे लाता था. तो इधर जब मैं आया तो मुझे मेरी मेंटल फैकल्टी जो है वो थोड़ी चैलेंज होना बंद हो गई, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट जो स्कूल्स फार फ्लंग एरियाज में हो, वहाँ पे जनरली बच्चे जो आएंगे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देयर एक्यूमेंट एज एन मेंटल एक्यूमेंट, बट उनका एक्सपोजर, आई वाज कमिंग फ्रॉम अ गुड पब्लिक स्कूल देन टू अ रिमोट स्कूल. सो मेरा मेंटल फैकल्टी थोड़ा चैलेंज होना बंद हो गया, एज इन बोरिंग लगने लगा होगा आपको. बोरिंग लगने लग गया, कंपटीशन नहीं है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लग रहा है, चैलेंजिंग कंपटीशन नहीं है. सो ये सब चलता रहा, एंड वन फाइन डे आई टोल्ड माय डैड कि डैड ये स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, एंड प्लीज पुट me in a different KV, but which is in the city, and maybe I want to have some kind of a competition wherein
I'm actually feeling as if my mental faculties are not being challenged. मैं अगर बिना पढ़े भी जाके वहाँ पे एग्जाम देने चला जाऊँगा तो शायद मैं पास हो जाऊँगा. And the school was very near to my house that time. So dad was worried actually कि यार अभी तो ये ठीक हुआ है, सब कुछ नॉर्मल चलने लग गया है. इंटरेस्ट लूज कैसे होने लगा है, तो ये पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज कर गया तो ये ठीक नहीं, डिफिकल्ट होगा. सो आई थिंक इसी दौरान RIMC आपके लाइफ में आया आई थिंक, और आपने RIMC क्रैक किया, आपका एडमिशन हुआ. सो टेक अस थ्रू दैट जर्नी. RIMC जैसे स्कूल में जो बिल्कुल मिलिट्री जैसी लाइफ है, एकदम डिसिप्लिन लाइफ है, वो सारा जर्नी कैसा रहा आपका? Okay, this is very this is very close to my heart also, because after asking my dad so many times, please do change my school. There's one uncle, I don't know, by God's grace, among some acquaintance who met him, and he said there is a school in Dehradun and by the name of RIMC. There's an entrance examination, UPSC entrance examination, which happens every 6 months. So your son is a bright boy and you want to change his school. Why don't you ask him to write this entrance examination? So dad had no clue कि हमारा पिछले काफी पुश्तों से फौज के साथ कोई नाता नहीं था. So he said ये क्या है, military college, military school, क्या है ये? And he tried to find out. What is RIMC? Rashtriya Indian Military College. So after he found out and he went to the Union Public Service Commission office, he got the forms from there. And I still remember, this was the month of, I think, November, December, somewhere there, exactly. So he got the form, he filled up the form, he sent it without even telling me that your form has been filled and you are going for an examination. Then the exam dates came in. It was in Feb 1993, if I'm not wrong with the date. So in the month of Jan, if I'm not wrong, when the date sheet was published, he said you have an exam. There's a school by the name of RIMC. Now I didn't know how to react, because एक तो मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था कि मेरा स्कूल चेंज हो रहा है. स्कूल मेरा वहाँ पे जम्मू में तो चेंज कर नहीं रहे. अब RIMC क्या होता है? उन दिनों तो इंटरनेट, गूगल कुछ नहीं होता. You can't find out anything. You couldn't have known anything until unless you request somebody who's been there and done that kind of a thing. And फौज के साथ मेरा कोई there was no previous attachment or any background. The only फौजीज I had seen was from en route to Kashmir to Jammu जब हम migrate हो रहे थे. अच्छा. That is the only connection of फौजीज with me. So you're first generation? Yeah, I am a first generation फौजी. So ये सब हुआ, मेरे को सिलेबस दिया गया, भाई ये लो पढ़ाई कर लो, फेब में तुम्हारा एग्जाम है, और अगर तुम्हारे को अपना स्कूल चेंज करना है तो दिस इज योर ओनली ऑप्शन. And while this was happening, of course, my mom and dad, they would have spoken about it, and they would have found out about the school. They did apprise me closer to the exam dates कि स्कूल अच्छा है, बहुत ही बढ़िया स्कूल है, देहरादून में है, इट्स अ बोर्डिंग स्कूल, एंड एक बार वहाँ चले जाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर्ड है. ये सब चीज़ें मॉम डैड ने बोली. तुम चाहते ही थे कि तुम्हारे को यू नीडेड अ चेंज ऑफ बेटर स्कूल, चेंज ऑफ स्कूल, सो हियर इज द चांस. तो ठीक है, अब जो भी मुझे समझ आया, मॉम डैड ने जो बोला, हमने पढ़ाई कर ली, एग्जाम देने पहुंच गए. पर एग्जाम में वी वर अराउंड 180 स्टूडेंट्स दैट टाइम, एंड द ब्यूटी अबाउट दिस स्कूल पर से इज दैट the UPSC conducts this exam every 6 months, and it is the curriculum and everything is based exactly on National Defence Academy and Naval Academy. The school is from 8th grade to 12th grade. Yes. So even in this examination, when I was appearing for it, we were 180 students, as I mentioned. There was also an interview at the end of the written examination. Yes. So मुझे written examination में there was a panel of 5-6 people sitting across, and they asked me, what do you want to join, Navy, Army or Air Force? So I still find that answer funny. So I said Army. The next question they asked, it's a normal question they will ask, is why Army? I said, I am born on land, I will be able to serve my country better on land than in air or in water. So I still have a hearty laugh when I remember कि मैंने उस टाइम पे उनको आंसर क्या दिया था. बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही लॉजिकल और अच्छा आंसर है ये. Least did I know that later in my life, when I have to give an option to join the forces,
I will join a different stream and then army. So this happened, and my results came out in sometime in June, July, and I received them in August of '93. So that is when me, mom and dad, all three of us packed our bag. There's a lot of, a long list which came from the school that ये आइटम चाहिए होगा, इतने सॉक्स, इतने इतने नाइट सूट्स एंड लाइक हमारे एकेडमीज के पहले मिलिट्री एकेडमी जब हम आईएनए जा रहे थे, इंडियन नेवल एकेडमी एडिमला में, तो वही सारा लिस्ट मिला था। और मुझे याद है, मैं और मेरे फादर तब हम मुंबई में रहते थे, तो चेंबूर के सारे मार्केट में घूम घूम के हमने सारा आइटम कलेक्ट किया। सो यही था, बस आ गया था, कॉल लेटर आ गया था, एक ट्रंक पैक हो गया मेरा, उस पे लिख दिया गया कैडेट नवीन पंडिता एंड ऑल दैट। एक छोटा सा सूटकेस दिया था, उस पे भी नाम चिपका दिया उन्होंने, एंड बस फिर क्या था, तीनों मॉम डैड और मी हमारे को ड्रॉप करने चले गए RIMC। अब आप RIMC पहुंच गए, वहाँ कैसा रहा माहौल? मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा टफ रूटीन होता है, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे वहाँ से चले भी आते हैं, नहीं झेल पाते। यू टेल मी, हाउ वाज इट फॉर यू? So मेरे लिए when I joined RIMC, the first thing is that I was trying to change my school. And once I entered the gates of RIMC, I realized that ये तो अलग दुनिया है. It's a completely military setup. And वहाँ का जो campus 130 acres का कोई campus है, वहाँ पे every building is painted white, red. And roads are neat and everything, beautiful sprawling campus. So I was impressed कि मैं कहीं बहुत ही बढ़िया जगह आ गया हूँ। एंड जो सबसे बड़ा शौक मुझे एक्चुअली लगा हुआ उसकी, वहाँ पे हम 26 क्लासमेट्स थे। सो आज तक मैं अपनी क्लास में फर्स्ट के अलावा और कुछ आया ही नहीं था। और जब मैंने पहली बार वहाँ का इंटरनल असेसमेंट एग्जाम दिया तो आई केम 15th इन द क्लास। सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार यहाँ तो कंपटीशन बहुत ही बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। एंड देन फनी थिंग इज कि आई केम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन सोच अभी भी हिंदी थी। तो मैं हिंदी में सोचता था और इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था उसमें। Whereas majority of the people who came from rest of the states were very well versed with the English language. Their first language was English language. And ये बहुत फनी बात थी कि जो पहली किताब हमने वहाँ पे पढ़ी थी इंग्लिश में, it was by Charles Dickens, The Great Expectations. एक नॉवल है। Correct. उसको समझना और उसके रिलेटेड आंसर करना, it was not very easy for me because typically that middle class from a small setup coming to a school which had actually not only broadened my horizon but also taken me to the next level. So it took me at least 3 terms there before I could actually come 5th in the class. Wow. So that was my journey at RIMC. And RIMC, काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या है, RIMC है क्या, मतलब Why is it so special? Why do people take so much of pride कि मैं RIMC का हूँ? What is so special? Of course, military school है, there are Sainik schools also. What is so special about RIMC? No, RIMC की अगर history, if you read about the history, it was for the military officers of the British era before they sent people to Sandhurst. In London, there used to be an academy which used to prepare them here in India. Now, while this is the background, after independence, of course, it became a feeder institution to National Defence Academy and NAVAC. Wow. So it prepared students from 11 and a half to 18 years of age. उनको prepare करते हैं, उनका curriculum वहाँ पे जो होता है। But क्या सभी जो RIMC से पढ़ के निकलते हैं, are they all able to join armed forces? They all clear those requisite exams, SSBs? आज की डेट में अगर परसेंटेज आप देखना चाहो तो आई थिंक इट इज क्रॉसिंग 90% ऑफ द पीपल who join RIMC and they end up being in the services, various Army, Navy or the Air Force. Now this school, if you know Major Somnath Sharma, जो हमारी इंडिया के सबसे पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी थे, he came from the same school. इसी स्कूल से आज की डेट में 6 chiefs and equivalent, starting from General K.S. Thimaiya, G.G. Bevur,
नवीन चंद्र सूरी जो एयरफोर्स के थे, एयर मार्शल धनोआ जो अभी रिटायर हुए हैं एयरफोर्स। देयर आर 6 chiefs which RIMC alone has produced till date. Fantastic. So the curriculum and the guidance which you get there, the kind of exposure, आप imagine करिए जब मैं 93 में था, मेरे जो peer group थे जम्मू में या other states में, उन्होंने parasailing, river rafting, इनके तो सिर्फ नाम भी नहीं सुने होंगे actually. And this is all I have experienced in school while I was still a 16-17-year-old kid. We played for Limca soccer. I used to love playing football. So आप imagine कीजिए ऐसी opportunities और the kind of equipment which we used for our sports and other co-curricular activities. It was out of the world. In fact, एक बहुत funny सी चीज़ है, उन दिनों सचिन तेंदुलकर, he was he's still the god of cricket. The kind of pads and the kind of bats he used to use, we used to have it in school. So that is the kind of exposure which a child gets in RIMC. Fantastic there. All right, sir. So, and then I believe NDA happened. What was the most defining moment of your life while in NDA? Because I believe NDA is known to transform boys into men. How was it all for you? I think what you said, that it transformed boys into men, and actually happened to me. And the life-defining moment at National Defence Academy. And while in RIMC, while I was writing my NDA examination, I had filled up a form for Navy. So that's a different story. We can talk about it later. But I wanted to be a naval aviator, and I was very inspired by Top Gun. I'm sure you know the movie which released in 1986. Yes, I know Tom Cruise. Yeah. So least did I realize that Top Gun का जो Tom Cruise था, लेफ्टिनेंट पीट मिशेल, वो US नेवी का एक पायलट था. So हमने पायलट बनने के लिए अपनी तैयारी तो कर दी थी कि I had stuck a poster in my cupboard. I wanted to be a naval aviator. NDA में पता लगा मुझे कि to go into naval aviation, you first have to join Navy and then you have to give an option to join aviation as a branch. वो अलग बात थी. दूसरी बात ये थी कि NDA में मुझे पहली बार मुझे पता, coming back to the point of the most defining moment in NDA, when I climbed the 10-meter board of a swimming pool. Now जब मैं ऊपर चढ़ा, ये first time की बात कर रहा हूँ. स्कूल में मैंने स्विमिंग करी थी, बट 3 मीटर बोर्ड से ज़्यादा ऊपर वहाँ पे डाइविंग जंपिंग बोर्ड नहीं था. तो जब मैं 10 मीटर बोर्ड पे पहली बार जिंदगी में चढ़ा तो मुझे लगा कि यार मुझे तो हाइट से डर लगता है, मैं तो नीचे देख ही नहीं पा रहा हूँ. और ऊपर से जब मैं स्विमिंग पूल देख रहा था, माचिस के डिब्बे से थोड़ा ही बड़ा दिख रहा था. आई सेड कि अगर मैं जंप करूंगा तो क्या मैं स्विमिंग पूल में गिरूंगा कि मैं बाहर गिरूंगा. अच्छा. सो दिस फियर. अब फर्स्ट टर्म में जब आपको पूरी स्क्वाड्रन वहाँ पे है, पूरा स्क्वाड्रन सब आपको देख रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं. काफी लोगों ने जंप कर दिया, मेरा नंबर आया. अब मैं आया तो अब मैं डाइविंग उस बोर्ड में आगे जा रहा हूँ तो मुझे तो डर लग रहा है. तो पीछे हमारे जो पीटी उस्ताद थे तो बोल रहे कैडेट जंप क्यों नहीं कर रहा है. तब मैं उसे क्या बोलूं कि भाई मुझे तो डर लग रहा है. और धक्का मारा कि नहीं उन्होंने? नहीं, धक्का नहीं मारा उन्होंने. लेकिन उनको मैं कैसे बताऊं कि मेरे को तो उड़ना है, मैं तो पायलट बनना चाहता हूं. और अगर मैं उन्हें बोलूं कि मेरे को डर लग रहा है ऊंचाई से, पीयर प्रेशर में सब लोग. अब दोस्तों के साथ जंप मारना कहीं पे वो हल्ला गुल्ला करते, वो कहानी अलग है. इस केस में एक प्रॉपर ड्रिल है. आपको बोर्ड के आगे जाना है, पहले एक पाँव आगे लेना है और फिर दूसरा पाँव लेना है और तुम सीधा पानी के अंदर जाने चाहिए. अब इस पेयर प्रेशर में समहाउ दिल को मारते हुए मैं कूद गया. तो नीचे गिरा तो मैं स्विमिंग पूल में फ्लैट गिर गया. अच्छा. तो मेरी पूरी बॉडी आगे से लाल हो गई थी, मुंह भी आधा लाल हो गया था. बट देन एक चीज था कि जिंदगी में ये पता लग गया कि मैं पहला लड़का नहीं था जो उस 10 मीटर बोर्ड से जंप कर रहा था. काफी लोग मेरे से पहले भी गए हैं और काफी लोग मेरे बाद भी जाएंगे. जबकि स्क्वाड्रन में फर्स्ट टाइमर्स का नंबर जो 21 थे हम, वो सबसे एंड में आता था. और अब इधर तो जंप कर लिया. लीस्ट डिड आई नो कि जब मैं 6th टर्म में, जब स्क्वाड्रन का जंप फिर से होगा, मैं 6th टर्म में कैडेट सार्जेंट मेजर था. और स्क्वाड्रन में ट्रेडिशन ये था कि सबसे पहली जंप जो करेगा वो CSM करेगा. अच्छा. अब इतने साल, पिछले 3 साल में इतनी बार जंप किया था, डर
टू अ लार्ज एक्सटेंट खत्म हो चुका था। लेकिन ये मुझे नहीं पता था फर्स्ट टर्म में जंप करने के बाद कि एक दिन उसी स्क्वाड्रन के सामने मैं पहला बंदा होगा और मेरे से पहले किसी ने वहां जंप मारा नहीं होगा। तो बस वही ऊपर वाले का नाम लेके आई अगेन जंप्ड एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पेयर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि सारे जूनियर्स मुझे देख रहे थे। बट देन इस बार का जो जंप था, आई थिंक आई gotten over that fear. If you do something time and again, put an effort to repeatedly, I think you can overcome that fear. Now that answers a great question कि how to overcome a fear. तो किसी भी चीज को repeatedly अपने आप को उससे expose करेंगे तो वो fear खत्म हो जाता है. And that's how you could become a pilot also. Yeah, true. To a large extent, yes, I had overcome my fears, and yes, I think to a large extent, I was happy for volunteering while I was in the Navy. All right. So, and then you joined Navy. What happened thereafter? After, while from NDA, you go to something known as training ships. Midshipman training? I went to INS Krishna. Tir Krishna is called the first training squadron of the Indian Navy, wherein all the cadets from NDA and NAVAC, first time they meet up on the ship. अब यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है। कहानी इसलिए अलग है क्योंकि अभी तक जो भी हमने ट्रेनिंग करी थी वो तो जमीन पे करी थी। अब जो प्लेटफॉर्म था जहां हम एम्बार्क करने वाले थे वो तो डायनेमिक प्लेटफॉर्म था, वो तो पानी में रहता था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि यार शिप बाहर से जैसा दिखता है उसके अंदर तो पूरा शहर बसता है। There are accommodation for everybody, there are training rooms, yes, there are wardrooms, everything. There's a mess, there's a wardroom. Everything has a place, and the ship actually moves over water, and it rolls, it pitches, which is not a normal human, nature. As in, we're not used to. We can walk on the ground, but जैसे ही ship rolling और pitching शुरू हो जाती है, the first thing which comes out is, it's a nauseating feeling, and one only wants to throw up. So ये तीर कृष्णा में गए तो सबसे पहला काम मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, because I wasn't very comfortable in that environment. But yes, as I said, as we discussed earlier, किसी चीज को अपने आप को एक्सपोज करते रहो, कुछ चीज रोज करते रहो, you will overcome that. तो वो भी ठीक हो गया. When did you decide? When did that journey start? Your pilot's journey? Yeah. So after becoming a midshipman, I went on board INS Mumbai और वहाँ पे एक सिग्नल आया. नेवी में एक सिग्नल आता है वॉलंटियरिंग का, पीपल हु वांट टू वॉलंटियर फॉर XYZ. अब पहले लॉजिस्टिक्स का सिग्नल आया, लॉजिस्टिक्स ब्रांच ज्वाइन करने का सिग्नल आया, किसी का सबमरीन ज्वाइन करने का सिग्नल आया, तो फाइनली एक एविएशन का सिग्नल आ गया. एंड आई वाज सो हैप्पी दैट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम that I was thinking कि शायद मेरा पायलट बनने का, वो टॉप गन का टॉम क्रूज बनने का फाइनली एक मौका मिला है. So I went to my navigating officer and I told him कि sir, I want to volunteer for aviation. So he said, okay, you want to volunteer for aviation? So I filled up that form and sent it across. And exactly 4-5 months down the line, when I was finishing my midshipman phase, the letter came in that you have to go for pilot aptitude test. अब ये pilot aptitude test के बारे में पहले किसी ने बताया नहीं था कि there has to be you need to have an aptitude to become a pilot. But गए मैसूर गए, वहाँ एक pilot aptitude test किया and हो गया, वो clear हो गया and I think I had the aptitude to become a pilot. उसके बाद नॉर्मली जैसे जूनियर ऑफिसर्स कोर्सेज चल रहे थे तो कॉल आया कि यू हैव टू डू अ प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग. वेंट टू कोचिन, डिड सम ट्रेनिंग एंड देन फाइनली after finishing the training, when you get the final list that so and so recommended for pilot course 173 pilot course, and I had my name in it, and believe me, I think that was one of the happiest days of my life till date. So that signal came in and I bought a bike. टॉप गन में टॉम क्रूज ने अपना फाइटर टाउन जाने के लिए जो बाइक खरीदी थी, बट फर्क इतना था कि मैंने बाइक तो खरीदी थी लेकिन उसको ट्रेन में लोड किया था क्योंकि मुझे जाना था, मुझे फाइटर टाउन नहीं जाना था, मुझे बमरौली जाना था जो इलाहाबाद में था. बिकॉज ऑल नेवल पायलट्स एंड आर्मी पायलट्स ट्रेनिंग यूज्ड टू हैपन इन प्रयागराज. सो पहुंच गए हम, ट्रेन में पहुंच गए वहाँ पे. अब वहाँ पे अब मैं ये भी पता था कि अब पायलट बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे और पायलट बनने के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी. उस दीवार का नाम था पढ़ाई. और द नंबर ऑफ बुक्स विच वे गिवन वर सो मेनी दैट अगर तुम इसको यहाँ से शुरू कर दो तो वो यहाँ खत्म होती थी. मैंने ये पढ़ाई करनी है और उन एग्जाम्स को जब तक तुम पास नहीं करोगे ग्राउंड सब्जेक्ट्स को, दैट टिल दैट टाइम यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द कॉकपिट.
वो हो गया, एग्जाम पास कर लिया, बहुत पढ़ाई करी क्योंकि सपना पूरा होने का टाइम आ गया था, तो कर लिया। तो फिर पहले दिन आई रिमेम्बर बिफोर गोइंग फॉर माई फर्स्ट सॉटी एट प्रयागराज बमरौली एयरफोर्स स्टेशन बमरौली, हमारा एक इमरजेंसी सेशन होता है इन ऑल पायलट्स की ट्रेनिंग में। एक तो आप पढ़ाई करो, एग्जाम पास करो, और ड्रिल्स होते हैं, इमरजेंसी सेशंस होते हैं जिसमें आपसे इमरजेंसी पूछी जाती है। You have to cover those emergencies. You have to cover them with your hand action, including hand action. Enact with your hands. आप क्या करेंगे कॉकपिट में? Yes, अगर ये हो गया, अगर ये मॉल फंक्शन हो गया, ये इमरजेंसी आ गई, तो ये क्या? तो उसमें अच्छा खासा धुला, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया मैं। बट देन ठीक है, खुशी ये थी कि उसके बाद कॉकपिट में बैठना था। कॉकपिट में बैठा पहला सॉटी में, फॉर द फर्स्ट सॉटी द इंस्ट्रक्टर, योर इंस्ट्रक्टर गोज विद यू एंड ही गिव्स यू एन एयर एक्सपीरियंस सॉटी। वो तुम्हारे को लोकल फ्लाइंग एरिया दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। अब ये जहाज जो था, ये था HPT-32, दीपक बोलते हैं इसको, HAL का प्रोड्यूस है, सिंगल इंजन पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट। अब वाइल द इंस्ट्रक्टर वाज, अभी भी है? नहीं, अभी नहीं, अब उसमें ट्रेनिंग नहीं होती। सो जब वाइल द इंस्ट्रक्टर वाज टेकिंग मी अराउंड द लोकल फ्लाइंग एरिया इन एयर, सब चीजें तेज तेज घूम रही थी, आदत नहीं थी कि इतनी एवरीथिंग इज पासिंग बाय सो फास्ट। सो व्हाट ही डिड वाज जस्ट टू मेक शो इट टू मी that the jahaz can also be inverted, so he just inverted the jahaz. And for the first time I was literally hanging by the harness, and you know, पहली बार जब आदमी कोई कपड़ा पहनता है, नया कपड़ा पहनता है, ओवरऑल ऊपर से उसके हार्नेस वगैरह ये सब, तो वो it's not the most comfortable fit. So I was literally hanging by the harness. So he said, can you see anything? अब उसे मैं क्या बोलता कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सारा खून मेरे सर में आ गया है, and my eyes are blurry. So of course he put the jahaz back into a normal flying mode, and that is how the first sortie went by. Awesome. All right. So उसके बाद ट्रेनिंग चलती रही, and the toughest part, you know, and the most important thing what we look forward to is the solo flying. Yeah. कि सोलो कब उड़ेंगे अभी हम? Exactly, I wanted to ask. When it's a special moment for any pilot's life. I remember I was an ATC officer. My first appointment was in Rajali, and there used to be this training for helicopter pilots on board Chetaks, and I remember these solo flights. So how was it for you, your first solo flight? So solo flight से पहले एक सोलो चेक होता है। अब हम तो चले गए थे मंदिर पिछले दिन, नारियल वारियल फोड़ने, भगवान से प्रार्थना करने कि भाई कल सोलो चेक पास करवा देना। सुबह वही हुआ, ब्रीफिंग हुई, इंस्ट्रक्टर आया। इंस्ट्रक्टर के साथ ही डजंट डू एनीथिंग ऑन द सोलो चेक। ही सेज आई एम जस्ट हियर फॉर सेफ्टी, यू जस्ट डू योर सोलो चेक, इफ यू आर सेफ देन आई विल क्लियर यू सोलो एंड देन यू कैन गो अलोन। तो ऐसा ही हुआ, fortunately with grace of God and touch wood, I think I was prepared enough. So I passed my solo check. Now when we reached the dispersal area, HPT-32 में एक कैनपी होती थी ऊपर, तो इंस्ट्रक्टर ने कैनपी खोली और मेरी पीठ पे हाथ मारा, उधर जाकर के सोलो होके आ जा। So these are the exact words what he had told me. So I closed, he got down, I closed the canopy and I started taxiing. Now even while taxiing to the runway, I was hyperventilating because this was the first time that, you know, I knew that I am alone in the aircraft. Whatever I do, there's nobody to It's your life. Yeah, ultimately you are the boss of your life, your own life. Your life is in your hand. And this, you know, अभी तक अगर तुम कुछ गलती करते तो शायद तुम्हारे इंस्ट्रक्टर तुम्हारे को करेक्ट कर देता, तुम्हारे को बता, लेकिन अब जो भी तुम कर रहे थे वो तुम अकेले ही कर रहे थे। There was nobody to monitor you. There was no CCTV looking at you or something like that. So गए हम, लाइन अप कर लिया, टेक ऑफ किया। जैसे ही मैं एयरबॉर्न हुआ तो पहली बार जिंदगी में मेरे को ये वो फीलिंग आई कि यार ये this life is great, you know, when you have nobody to monitor you and you're flying the aircraft on your own, you know, it's like a childhood dream coming true. So solo check हुआ। अब जब मैं फाइनल्स पे लैंड करने आया था ना, लैंडिंग इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ टिपिकल सॉर्टी, वेयर इफ योर लैंडिंग हैज टू बी लैंडिंग एंड बोथ टेक ऑफ आल्सो, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। आई एम सेइंग टेक ऑफ तो हो गया था, लेकिन अब लैंडिंग के लिए आ रहे थे तो अंदर ही अंदर वो हाइपर वेंटिलेशन और थोड़ा बढ़ गया था कि, एंड यू नो, आई वाज कॉलिंग आउट चेक्स मच फास्टर देन, यू नो, व्हाट आई यूज्ड टू डू विद द इंस्ट्रक्टर, बिकॉज़ आई वांटेड टू डबली श्योर
that I don't miss out on any checks and procedure. So I came in for landing, and fortunately the landing was a nice one. It was a controlled landing, went back to dispersal. And when I opened the canopy, switched off the engine and came out of the canopy, I was fully drenched. My overall was absolutely wet, because this was the first time that, without any pressures, you were having a pressure of taking the aircraft alone and getting it back safely to continue with your dream and continue flying till you actually pass out and finish your training. So that is something what I really till date cherish, and I cannot forget the sight of my drenched overall. I was dripping wet that day, as if somebody had literally thrashed the hell out of me in the cockpit. But that wasn't the case. It was, my body responding to that stress, that pressure. All right. So, sir, now your training at Bamroli happened with Air Force. Did you continue with Air Force, or you joined Indian Navy? So my initial training was with Air Force for 1 year at Bamroli and Yelahanka, Bangalore. And thereafter my first posting came to Goa, Naval Air Station INS Hansa. So a lot of people don't know that, the naval aviation in itself is a very huge aviation arm. We operate the fighter aircraft, we operate the maritime reconnaissance aircraft, and we also operate helicopters. Now, another difference which people do not know, the aircraft between the MR fleet in the Indian Navy as well as the transport aircraft in the Air Force, some of them may be similar, but the roles are completely different. In the Air Force, the transport fleet is used for transportation of men and material. However, the MR fleet of the Indian Navy, they do maritime reconnaissance and they are used for surveillance, and they have no transport roles at all. All right. So then you joined, I think you chose fixed wings. You were a Dornier pilot, IL-38 pilot. Would you not choose fighter as your option, or it was your first choice to be a fixed wing pilot? No, when you are doing your basic stage training with the Air Force, so it is of course your merit which counts, and of course you are also supposed to be recommended by the qualified flying instructors there for various branches of the air arm. I had asked, it was my first option to be a fixed wing maritime reconnaissance pilot, and I think I was lucky to get that. All right, sir. So, as an ATC officer, we have certain code words that we use, certain language that we learn specifically to communicate with the pilots, and it is internationally accepted, and that's what ICAO teaches us. So, there are two code words. One is Mayday, and then there is one called as Pan. These two calls, what are they for? If you can differentiate for our audience. And have you ever experienced these calls? Okay. Did you get an, I will not say opportunity, but did you have to use any of these calls? Okay, I think the first thing every pilot will tell you that I'm lucky that till date that I have neither used the Mayday call nor the Pan call. But yes, for ease of understanding, now both these Mayday and Pan actually, if you ask me, are French words. Mayday French, when you convert it into English, if you just type it on the Google, it will come out. If you ask for the meaning, it will say help me. And if you type the same thing for Pan, which is a French word again, it says breakdown. So making it very simple, as in when the situation is very grave, there is an immediate threat to life or material. Like, say for example, an engine is on fire in an aircraft. So he cannot give you any other call other than Mayday, basically in English asking you to help me, and you will be, the ATC will respond accordingly. Similarly, Pan is a breakdown. So, say for example, in the IL-38, we had 4 engines. Now, if there was any breakdown in, say, I experienced vibrations in one of the engines, so I could still fly. But it wasn't an immediate threat to life. So I would give a Pan call. So I think that makes it very easy. Absolutely, sir. All right, sir. By then you were commanding a squadron, and you had female pilots as well with you, and NAOs. So how was your experience handling a female
crew as well as male crew, and how was leading them as squadron commander? If you ask me frankly, it wasn't very difficult. And then Shivangi, who's known as the first fixed wing pilot of the Indian Navy, I think she joined your squadron and became operational in your squadron. Take us through all that. Okay, so when I took over the squadron, I had 5 NAOs, Naval Air Operations Officers, who were women, and the total strength was around 35 of them. And I also had pilots. Shivangi, the officer you mentioned, she joined after training, she joined my squadron. So, as a commanding officer, happens to look at everybody from the, bird's eye view, that who's doing what exactly in the squadron. So now for a Naval Air Operations Officer or a pilot, in fact, both of them, whether men or women, both of them trained by professional qualified flying instructors and qualifying navigating instructors before they are sent to an operational squadron. So for me, if you ask me frankly, both were equally operational, and me, dealing with them, there was no difference. In fact, everybody was an officer and everybody was treated the same way. They say that there's a book also that men won't listen and women cannot navigate, something like that. So do you feel that, did you see that difference while you had pilots now who were flying fixed wing aircrafts and were navigating also? Did you see that difference? Well, I think this saying is not true for the airborne tacticians and the airborne women pilots. I was lucky to have the best of the crowd with me. In fact, those officers, I had also made a comment while I was in the squadron that if I was going to war, I will have them as my crew. So I think that says it all. Nothing better than that I can ever say. Absolutely, sir. I think these things are about social conditioning, cultural conditioning, and there's nothing like a female brain and male brain. So in these cases, all your abilities. I would say, Sadhna, in training and abilities. In these cases, when you are trained to do something, and time and again you are made to practice that. Yes. I think whether it is a male brain or a woman brain, both of them turn out to be gems. All right. So, what helped you transition into a civil career after a successful career in military aviation? Okay, what helped me, if you ask me, I think the overall 21 years with the Indian Navy, the way they groomed me, the way they trained me at every level, commanding a warship, commanding a squadron. I think those experiences, nobody can take that away from me. So as far as the HR management is concerned, in fact, if I start just from the cadets time, I was asked to load the ration onto the ship or do maintenance of the ship by chipping, painting and everything, so that I could learn what my men tomorrow are going to do and how much time and effort does it take. So I think that training started right from the cadets time, and thereafter organizing events and organizing matches, meetings, taking on operations, taking decisions that this operation has to go through, what is the precursor to that operation, what all I need to do, and a simple thing like making a checklist for everything. And it didn't end there. In my last year, the Navy sent me for a pre-release course. Now, where in the world does an organization help you to go into another organization? I did a course in HR and finance from the Indian Institute of Foreign Trade. I think the best, anything that has to be offered, I think was offered on a plate to me by the Indian Navy. So I'm thankful to Indian Navy for, training me over 21 years to do a smooth transition into the civil world. Absolutely, sir. So was it challenging for you to transition from military cockpit to a commercial one that you are in today? So what are the key highlights? Okay, the aviation per se, wherever you go, whichever aircraft you fly, the theme of your approach towards it is supposed to be the same. You need to study, you need to know about the aircraft, you need to know the limitations of the aircraft, and of course in the Navy where I flew 2 different type of aircraft. Now I was transiting into the civil aviation. There was another 3rd type of aircraft. So I think the procedure remains the same. And then yes, with a lot of discipline and with a lot of focus, what the defense forces provide to us,
I think it is not difficult to get into any other cockpit as long as you keep the focus. Fantastic, sir. Your journey was a masterclass in resilience. So, what mindset helped you face those challenges, overcome those challenges in life that you have? Major health challenge, that is, and then overcame so many fears in life that you had, and you became a successful pilot, and now you've transitioned. What is that mindset that helped you? Okay, but I think I take inspiration, as I covered earlier. I take inspiration from the chinar tree I used to sit on when I was a child. So always wanted myself in a new skin. Left a disease wala skin quite early in my life. Then transitioned, went from Jammu to Kashmir, uprooted completely. Then RIMC happened. Again, it changed my life all around. Then NDA and military career, and of course, I think this was the last skin of me to shed and go into the civil world. I think the resilience and the focus in life, what I actually wanted to do, I think that has helped me and taken me through all this. Sir, if you could go back to your younger self, what advice would you give to that young boy? Okay, if I go back in time, I will tell that young boy to be patient. And, I would like to narrate a very funny incident here. So, while in the academy, I was appearing for my drill test. So now this drill test got postponed because of rains, and I couldn't do it that day. And you know what changed it? If you didn't pass your drill test, you couldn't go on liberty. So the drill test got postponed to the next. And unfortunately, as luck would have it, there's something else which came up, and academy did not conduct drill tests on that day. So it was back-to-back 2 Sundays that I wanted to go on a liberty and pass my drill test. So effectively, when it had to happen, it happened, and eventually I passed my drill test and then went on liberty. That's a very small example. Of course, the another time when I wanted to have patience was while I was volunteering for the aviation per se. My dream of becoming a pilot was at stake. It took some time for the signal from the Indian Navy to come out and open before I could volunteer. So I think these are the two small things in my life. I think if I had patience, I would have dealt with the circumstances much better. It would have eased you. Yeah, it would have eased me mentally, and I would have been, I would have been eased at whatever I was doing, in addition to waiting for the drill test or waiting for that, signal in the Navy for volunteering. All right, sir. So I have a little surprise for you. Sure. I have some questions, rapid fire questions. No, I'm a pilot. I'm not supposed to take surprises. I prepare for everything. Okay, go ahead. But I'm sure it is going to be fun. Okay, as you say. Go ahead. All right. Window or aisle seat? Aisle seat. Favorite aircraft to fly? IL-38 Sea Dragon. All right. Morning flights or night flights? I would prefer morning flights. All right. A book that inspired you? It's a book by David Goggins, Can't Hurt Me. One word to describe your flying style? My flying style is like any other pilot's flying style. Study hard, work hard, and fly. Simulators or real cockpits? Real cockpits, any day. Aviation hero or role model? I will say there are old pilots, there are bold pilots. There are no old, bold pilots. So my take on a flying hero is better off. Absolutely. One thing you always carry in the cockpit? I carry a torchlight, always with me. Your favorite aviation movie besides Top Gun? I would say Maverick Part 2, because that's so Tom Cruise at an age which I can more resonate with. If not a pilot, then? Then a financer. Fantastic. That was fun. Thank you. Finally, sir, what would be your parting message to the listeners? I think there is not much I can advise my listeners, but I can tell them that there are 3 things. If you're planning to do something, you're not the first one doing it. Please do focus. Second thing is, keep doing a thing if you want to get perfect in it. As it says that it takes 10,000 hours. If you do something for 10,000 hours, you will become perfect in that. So if you're not able to get it for the first time,
keep doing it, keep trying it. I'm sure you will succeed. And the last, if you have thought about it, if you can write it down and put it down on paper, trust me, you will be able to do it. That one even I believe in. Thank you so much, sir, for sharing your incredible journey with all of us. Your stories of resilience, leadership and passion is going to inspire millions, is going to inspire listeners, dreamers, future aspiring pilots. Your insights will truly help them sail through life beautifully. It has been an honor to have you on this platform to share this conversation with you. Thank you so much. Thank you so much, Sadhna. Thanks for having me over. It's been a pleasure having a talk with you. Thank you so much.